स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके। ये साइंस का ऑफिशियली पहला क्लास है आई थिंक ना, हाँ पहला क्लास है। तो साइंस में ये सारे चैप्टर्स हैं। दूसरा है बट पहले क्लास में हम लोग दूसरा है। दूसरा है बट पहले क्लास में हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है? यस। हाँ। तो ये जो साइंस है ये इसमें हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो आपके तीन कैटेगरी में हैं। जैसे मैं जो पहला क्लास था उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है, वो है एक फिज़िक्स है, दूसरा है केमिस्ट्री, और है बायोलॉजी, जैसे आप लोग का 9th क्लास में था। और ये जितने चैप्टर्स हैं सबसे पहले हम लोग इसको क्लासीफाई कर लेते हैं कि कौन सा बायोलॉजी का है, कौन सा फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री, ठीक है? तो सबसे पहले बायोलॉजी के चैप्टर्स को लिख लेते हैं। तो ये इवोल्यूशन चैप्टर है बायोलॉजी का, और एनर्जी फ्लो बायोलॉजी का है। उसके बाद पहले ऊपर के सब देख लेते हैं ना, फिर नीचे के देखते जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं फिज़िक्स के चैप्टर्स। तो इसमें हीट एंड टेम्परेचर फिज़िक्स का चैप्टर है, और ये इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट भी फिज़िक्स का चैप्टर है। और ये जो बाकी दो बचे हुए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी केमिस्ट्री। तो इस तरह से चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? उसके बाद और आगे के चैप्टर्स हैं, उसमें ये जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है ये बायोलॉजी का है, ठीक है? ये नाम से आपको पता चल जाएगा जो भी चीज़ें हमारे ह्यूमन बॉडी या और भी चीज़ों से जुड़ी हुई है वो सब क्या है, बायोलॉजी है। जैसे कि ये वाला लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है ये दिख रहा है आपको, जो ये बायोलॉजी का है, ठीक? फिर ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ये भी बायोलॉजी का है। मेटलर्जी ये है केमिस्ट्री का चैप्टर, इसमें मेटल्स नॉन मेटल्स ये सब पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर उसके बाद ये लाइट वाला चैप्टर है जो ये फिज़िक्स का है। केमिस्ट्री, इसमें नाम में ही केमिस्ट्री केमिस्ट्री का चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये फिज़िक्स का है। लाइट चैप्टर ये भी फिज़िक्स का है, ठीक है? देखोगे तो लाइट यहाँ दो बार है, दोनों में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे प्लेन सरफेस का है और यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस का है। क्या होता है देखेंगे। फिर ये लाइफ प्रोसेसेस, इसमें रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। हेरिडिटी भी बायोलॉजी का चैप्टर है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री। और उसके बाद लास्ट में डेरिवेटिव्स ऑफ ये केमिस्ट्री का, कि ये केमिस्ट्री इन डेली लाइफ ये भी केमिस्ट्री का है। एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस ये भी केमिस्ट्री का ही है, हाँ ये भी केमिस्ट्री का ही है, ठीक है? तो ये इस तरह से पूरे चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन है। पहला चैप्टर है इवोल्यूशन, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे, ठीक है? लेकिन मैं इसका क्लास शायद शेयर नहीं किया था क्योंकि वो मतलब पूरा कंप्लीट नहीं था, इसलिए, है ना? तो हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये है इवोल्यूशन चैप्टर, है ना? इवोल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है? इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब कुछ पढ़ते हुए नहीं चलना है। लेकिन अगर फिर मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना एक चीज़ होती है, और आपको अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पढ़ना है उसके लिए अलग वो चीज़ होता है, ठीक है? मतलब आपको समझ के पढ़ना है और उसको या तो वो करके चलना है कि एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है? हमारा पहला फोकस जो है वो क्या है, हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ठीक है? फर्स्ट फोकस हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम के साथ साथ हमें अपना अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना है, ठीक है? तो ये बोलने का मेरा ये मतलब है कि आप लोग इसको जितना भी बुक में कंटेंट होता है इसको आप पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा करो, ठीक है?
लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप ये मेक श्योर करो कि नॉट ओनली साइंस, इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, जितने सब्जेक्ट हैं, आप इन सारे सब्जेक्ट को पहले कवर करो पूरा, है ना। उनकी जो सारी चीज़ें, मेन मेन चीज़ें वो हो जाए, उसके बाद फिर आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप चाहे तो इसको और अंदर अंदर पढ़ सकते हो। पहले क्लास में मैंने इसको एकदम डीप पढ़ के बताया था कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि है एक्सटिंक्ट, ठीक है, EXTINCT, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो इवोल्यूशन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी बायोलॉजिकल वो होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कोई भी जीव जंतु होता है, वो एक एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने आसपास का हमारा जगह, ठीक है, हमारे आसपास का जगह जिसमें हम रह रहे हैं, हाँ, वातावरण, है ना। तो कोई भी अपने एक इन्वायरमेंट में रहता है ना। और क्या होता है, टाइम के साथ ये जो इन्वायरमेंट होता है ये चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये जब चेंज होता है तो इसके हिसाब से ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ये भी अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये जो अपने आप को चेंज करते हैं, क्यों, ताकि क्योंकि आपस का इन्वायरमेंट बदल रहा होता है, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं, इवॉल्व होना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जो आज के वो हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, है ना, वो पहले उनके विंग्स नहीं होते थे, ठीक है। इनफैक्ट वो डायनासोर्स से डेवलप होके बर्ड बने हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता होगा जो डायनासोर है वो भी एग ले करते थे, बर्ड भी एग ले करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे बदलाव हुए होंगे कि उनका साइज़ उनको कम करना पड़ा अपने आप को, फिर उसके बाद उनके जो स्ट्रक्चर थे उसमें विंग्स आए, फिर वो उड़ना सीखे, तो इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जैसे कि स्केलेटन दिख रहा है डायनासोर का, ये जो है ये बर्ड से बहुत मिलता जुलता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन इवॉल्व होके क्या बना है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में डायनासोर के बारे में बताया गया है। फिर ये नर्मदा वैली में जो लेमटा घाट है जो जबलपुर के पास है, उसमें कुछ डायनासोर्स का वो मिला है, फॉसिल मिला है, जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फॉसिल कुछ नहीं होता है, फॉसिल क्या होता है कि जब हमारा जो ऊपर जो सॉइल होता है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये ऊपर सॉइल का लेयर है, यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हैं, एनिमल्स ये सब हैं। तो क्या होता है, ट्रीज़ का वेस्ट, एनिमल्स का वेस्ट, जो एनिमल होते हैं उनका वेस्ट, ठीक है। और ये जब मर जाते हैं तो ये जो इनका डेड वेस्ट होता है, मतलब मरने के बाद का वेस्ट, ये सारी चीज़ें मिल के क्या होती हैं, मिट्टी में आती हैं, ठीक है। फिर मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनको अपना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फिर इनका जो वेस्ट होता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वेस्ट होता है इससे बनता है ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसमें पत्थर के टुकड़े होते हैं, मतलब रॉक के जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं। और दूसरा जो दूसरी चीज़ होती है जिसके चलते उसका डार्क कलर होता है, ठीक है, वो जो डार्क कलर वाली चीज़ होती है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो सॉइल में जो दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें, तो ह्यूमस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो इसी की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, और जब सॉइल फॉर्मेशन होते जाता है तो इस लेयर में धीरे धीरे क्या होते जाता है, ये जो ह्यूमस वाली लेयर है और ऊपर लेयर बनते जाती है, तो ये धीरे धीरे नीचे आते जाता है। तो जैसे ही ज़्यादा नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 1000, 10,000, बहुत सालों के बाद, है ना, जब ये नीचे आ जाता है तो इसके ऊपर ऊपर की इस मिट्टी का प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के साथ क्या होता है, हीट भी होता है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, इस जो भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डायनासोर मरा, उसकी कुछ हड्डियाँ रह गई और ह्यूमस भी बन गया आसपास, फिर वो सारा चीज़ नीचे आता गया, तो वो क्या होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स के साथ ना मिल जाते हैं और उसमें एक तरह से मर्ज हो जाता है, तो उसी को हम फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फॉसिल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं फॉसिल का एक दो इमेज दिखाता हूँ जिससे तुम लोग को थोड़ा सा
आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द फॉसिल्स। ठीक है, ये देखो, ये फॉसिल इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये जब हम लोग कभी भी रॉक को खोदते हैं तो हमें ज़मीन के अंदर मिलते हैं। ये अलग अलग लिविंग बींग्स के ये सारे फॉसिल्स हैं। ठीक है, तो इसको फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। हम लोग सीधा जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा और पढ़ के आप लोग को यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको पूछिएगा। ठीक है, हम लोग सीधा आते हैं हैबिटेट में, हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, तो हैबिटेट ये देखो क्या लिखा है, हैबिटेट इज़ ए प्लेस वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ फुलफिल्ड। ठीक है, ये होता है आपका हैबिटेट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बेसिक नीड्स होती हैं, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा जीव जो लिविंग है उसके बेसिक्स, जो उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब जो उसको चाहिए ही चाहिए ज़िंदा होने के लिए, तो वो सारे पूरे होते हैं। वो बेसिक नीड क्या होता है, पहला होता है फूड यानी कि खाना, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है अगर, ठीक है, तो उससे जो उसका नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा, मतलब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा, वो आएगा, तो वो चीज़ मेक श्योर होना चाहिए कि वो अच्छे से हो रहा हो। और तीसरी चीज़ होती है कि सेफ्टी, मतलब वहाँ पे कोई और एनिमल आके अटैक ना करे, या फिर मौसम की वजह से अटैक ना हो, या फिर खाना ना मिलने की वजह से उनका डेथ ना हो। मतलब ऐसा सेफ्टी का मतलब है कि सेफ्टी फ्रॉम डेथ। ठीक है, सेफ्टी फ्रॉम डेथ, तो इसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हैबिटेट। ठीक है, तो ये तीनों जो ज़रूरतें हैं यही बेसिक्स होती हैं, ये जहाँ फुलफिल्ड हो रही हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहा है उसको बोलते हैं हैबिटेट। When dinosaurs were abundant on Earth, do you think there were enough resources in the habitat for their survival? जब डायनासोर बहुत ज़्यादा थे अर्थ में, ये क्वेश्चन है कि तो क्या आपको लगता है तब इंडिया में मतलब सॉरी वर्ल्ड में इनफ रिसोर्सेस थे उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, मतलब क्या कि जब डायनासोर थे तो उनके रहने के लिए इनफ जो जो ज़रूरी चीज़ें थी कि नहीं, तो उसका आंसर होगा यस थी, क्योंकि तभी वो ज़िंदा थे। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो वो मर जाते। ठीक है, क्योंकि उनको उनकी ये जो बेसिक्स है वो पूरा नहीं होता। देखो, फूड नहीं मिलेगा तो डेथ हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे एक जनरेशन हुआ, एक जनरेशन में मान लो 2000 डायनासोर्स हैं किसी भी हैबिटेट में, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो वो 2000 के 2000 ही रह जाएंगे। फिर वो जितने भी ईयर्स जिएंगे, मान लो 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितना भी साल जिएंगे, उसके बाद फिर डायनासोर्स ख़त्म। इसलिए रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन क्या होगा कि पहले स्टेज में 2000 है, तो उसके बाद वो हो गए मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2500 हो गए या 3000 हो गए, तो ठीक है, ऑब्वियसली फिर इसमें से कुछ इसमें से ये पुराने वाले हैं, ये नए वाले हैं। ठीक है, तो ये 2500 हो गए, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ एज के बाद, फिर ये तब तक बड़े हो जाएंगे, फिर इनसे नेक्स्ट आ जाएगा, तो ये साइकिल चलता रहता है इस तरह से। ठीक है, फिर क्या है, वुड देयर पॉपुलेशन इंक्रीज इफ़ रिसोर्सेज वेयर एडिक्वेट। तो पूछ रहा है कि क्या उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, उनका उनकी जनसंख्या। ठीक है, तो रिसोर्सेस अगर रहेंगे तो यस उनका वो बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है, वी ऑब्जर्व प्रेजेंटली दैट अ पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज इज इंक्रीजिंग एज फास्ट रेट वाइल दैट सम अदर्स इज डिक्लाइनिंग रिपेडली। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टाइगर्स। ठीक है, जो टाइगर्स होते हैं, ये बोल रहा है कि कुछ एनिमल्स का जो मतलब वो है पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ का घटते ही जा रहा है। जैसे टाइगर का घटते जा रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब इतना घट गया टाइगर का, मतलब घट घट के कि वो एज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करने से पहले एक्सटिंक्ट वर्ड बताया था। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब किसी का भी पॉपुलेशन इतना कम हो जाए कि वो उनके बाद फिर बहुत ही कम हो जाए, मतलब उनका फिर डेथ हो जाए तो फिर वो बचेंगे ही नहीं, इतना पॉपुलेशन उनका कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटिंक्शन हो जाना। तो ये एज ऑफ एक्सटिंक्शन, एज मतलब होता है किनारा।
ठीक है, मतलब एक्सटेंशन के कागार पे एकदम खड़े हैं। मतलब अभी अगर जितने टाइगर बचे हैं उनको नहीं बचाया गया तो हो सकता है कि टाइगर पूरे अर्थ से ख़त्म हो जाए। तो टाइगर्स के साथ अभी ये है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ वल्चर्स। वल्चर एक तरह का क्या होता है, पक्षी होता है, ठीक है, स्पैरो चिड़िया को बोलते हैं, ठीक है, एंड सर्टेन अदर एनिमल्स। तो यही चीज़ और भी कुछ लोग मतलब जीव जंतुओं के साथ है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, इतनी स्पीड से बढ़ते जा रहा है कि रिसोर्सेज भी उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है ह्यूमन हैबिटेट में। ह्यूमन हैबिटेट मतलब जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी कि हैबिटेट क्या होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और उसको उसकी बेसिक्स मिलती हैं, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, हैबिटेट ये डिसाइड करता है। अब ये हैबिटेट क्यों बताया गया हमें, क्योंकि हैबिटेट ये डिसाइड कर रहा है कि टाइगर ज़िंदा रहेंगे कि नहीं। टाइगर ज़िंदा क्यों नहीं रह पा रहे हैं, टाइगर के कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ह्यूमंस का बढ़ना। ह्यूमंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर कम होते जा रहा है। और टाइगर ऐसे एनिमल हैं जो फॉरेस्ट में इधर उधर घूम घूम कर और अपना शिकार करते हैं। तो उनको शिकार उतने नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहा है उस वजह से। और उसकी वजह से, फॉरेस्ट एरिया कम होने की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन और टाइगर भी आपस में क्या हो रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत लोग टाइगर्स को मार देते हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, टाइगर ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने फूड चेन पढ़ा होगा छोटी क्लास में, किसी को पता है फूड चेन क्या होता है, बताओ। जैसे छोटा एनिमल दूसरे को खाता है वो। हाँ, एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा एनिमल तीसरे को खाता है, इसको क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फूड चेन, ठीक है। तो अब क्या होता है, फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फूड चेन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले फूड चेन में जो सबसे ऊपर होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मतलब जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, सन से जो प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसर में जनरली प्लांट्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर में 3 लेवल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला लेवल का होता है प्राइमरी वाला, और दूसरा और तीसरा, पहला वाला जो हर्बीवोरस होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला होता है ओमनीवोरस और थर्ड वाला होता है कार्निवोरस। ये 3 तरह से होते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जो केवल प्लांट खाता है, ओमनीवोरस जो केवल मतलब प्लांट और एनिमल दोनों खाता है दूसरे एनिमल्स को, कार्निवोरस जो केवल अदर एनिमल को खाता है। तो ये जो फूड चेन होता है पूरा, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको एक तरफ से देखे हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे कि कार्निवोरस अगर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि कार्निवोरस, आप लोग को ये लग रहा है कि ये प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट ने जो है फूड बनाया, उसको कंज्यूमर्स ने खाया और ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। ये इसने, प्लांट ने फूड बनाया, इन लोग कंज्यूम किए, उसके बाद क्या होता है, इनका वेस्ट और इवन कुछ प्लांट्स का वेस्ट और इनका वेस्ट, ये सारे वेस्ट कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं सॉइल में। और सॉइल में जाने के बाद इनके वेस्ट से कुछ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन लोग अपना कुछ कंज्यूम करते हैं। फिर वो इंसेक्ट्स के बाद फिर वो और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो फूड चेन बहुत बड़ा होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर उसके बाद कुछ बैक्टीरिया होंगे, फिर उसके बाद कुछ फंगस होंगे। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होती हैं, इन्हीं बैक्टीरिया में होता है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है, ठीक है। सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये प्लांट को अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। तो प्लांट को कहाँ से मिला, ये इन्हीं से घूम के आया और ये प्लांट को मिला। तो ये एक तरह का पूरा ऐसा सर्कल होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी स्पीसीज़ या कोई भी एनिमल का क्वांटिटी कम होगा तो उसके चलते असर, अब देखो टाइगर्स अगर कम पड़ हो रहे हैं, और हो सकता है कि टाइगर कुछ नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो कोई सा बैक्टीरिया अगर कम बनने लग जाएगा टाइगर के कम होने वजह से, उसका असर फिर प्लांट्स पे पड़ेगा, फिर प्लांट्स के चलते फिर बाकी के लोगों पे उसका असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। इसीलिए ये जो
टॉपिक है एक्सटेंशन, ये बहुत एक कंसर्निंग टॉपिक होता है, इसीलिए आजकल गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना दिए हैं कि आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को मार नहीं सकते, ठीक है, भले ही वो आप पे अटैक करे और वो आपको मार दे, आप नहीं मार सकते उसको, ठीक है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसी का आंसर में देता है, व्हाट विल हैपन इफ पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस अनयूजुअली, मतलब इसमें तो इंक्रीज का पूछा है, घटने से भी दिक्कत होता है, मतलब घटे या बढ़े तो भी दिक्कत होता है, बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगा, बढ़ेगा तो फिर एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज से फूड ज़्यादा लेने लग जाएगा, तो जो दूसरा स्पीसीज जिससे फूड लेंगे उसको प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से ये चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। वी find that indeed there are certain factors that may control increasing number of organism, we shall take the help of graphs to study, तो ये ग्राफ के हेल्प से यहाँ पे हम कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टडी कंडक्टेड वे बैक इन अराउंड 1780 में एक स्टडी हुआ था जिसमें क्या किया था, ए सिचुएशन ऑफ इन द सोड इन द फॉलोइंग ग्राफ्स, ठीक है, ये 1780 के एक स्टडी का ग्राफ है। एक ग्राफ क्या दिखा रहा है, अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, ठीक है, एक ग्राफ में देखो अनकंट्रोल्ड इंक्रीज दिख रहा है पॉपुलेशन का, और दूसरे में क्या दिख रहा है, अवेलेबल फूड रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखते हैं कि दोनों ग्राफ को क्या क्या दिया है। देखो, इसमें एक तरफ टाइम दिया है एक एक्सिस में, और दूसरे एक्सिस में इसमें क्या दिया हुआ है, देखो एक एक्सिस में इसमें दिया है यहाँ पास टाइम, ठीक है, और इसमें भी टाइम दिया है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या दिया है, फूड रिसोर्सेस, ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या दिया है, पॉपुलेशन। तो देखो क्या हुआ है, टाइम के साथ जो फूड के रिसोर्स हैं वो बहुत धीरे 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 बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इधर टाइम भी बढ़ते जा रहा है और इसमें वो भी बढ़ते जा रहा है फूड, जैसे यहाँ पे देखोगे तो टाइम इतना था, ठीक है, और फूड रिसोर्स यहाँ पे इतना था, ठीक है, टाइम यहाँ पास और फूड रिसोर्स इतना, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो टाइम रिसोर्स इतना और फूड रिसोर्स, इसको यहाँ पे देखते हैं, ये वाला पॉइंट है ना, फूड इतना है यहाँ पे और इस टाइम पे, और अगर इस टाइम पे आओगे तो ये फूड रिसोर्स बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, फिर उसी तरह से इस टाइम पे आओगे तो फूड रिसोर्स और ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे आगे आओगे तो इस टाइम पे फूड रिसोर्स और बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे फूड रिसोर्स बढ़ते जा रहा है। ग्राफ पढ़ने आता है ना सबको, ये चीज़ इधर बढ़ रही है, ये चीज़ इधर बढ़ रही है, दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं। इसमें दिया है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। इस ग्राफ का क्या मतलब होता है, ये हम लोग स्पीड वगैरह पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो उसमें भी देखे होंगे। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ बढ़ तो ये भी रहा है, लेकिन ये इसमें क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं लगभग, मतलब जैसे टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा तो फूड भी उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक रेट से, एक बराबर रेट से ऐसे बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो है वो अपने रेट से बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम टाइम बढ़ने पे ये जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टाइम उतना नहीं बढ़ा लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब क्या कि यहाँ पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन फूड रिसोर्सेज क्या है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कमी होगा आगे चल के फूड रिसोर्सेज का, ठीक है, फूड रिसोर्सेज का क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि पहले अगर 100 लोग थे तो यहाँ पे खाना मान लो हमारे पास रहा 200 लोगों के लिए, ठीक है, अब खाना हमारे पास जो है वो बढ़ के हो गया 300 लोगों के लिए, लेकिन जो लोग थे हमारे वो बढ़ के हो गए 250, ठीक है, तो ये 100 से 250 हुआ और ये 200 से केवल 300 हुआ। फिर मान लो खाना बढ़ के हुआ हमारा 300 से 400, लेकिन अब ये 250 से हो गया सीधा, मान लेते हैं कि 400 ही हो गया, तो अब 400 लोगों के लिए खाना और 400 लोगों के मतलब 400 लोग और 400 लोगों के लिए खाना है। और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बढ़ के हो गया मान लो 700 और ये बढ़ के केवल 500 तक ही हुआ, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 200 लोगों के लिए खाना नहीं है, तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अभी तक किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट है, अदिति, अंश? नो सर। ओके ठीक है, अभी इस ग्राफ के बेसिस में कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दैट ऑफ फूड रिसोर्स सेम, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, जैसे हमने इंग्लिश में देखा था ना ग्राफ और उसके बेसिस में क्वेश्चन थी, उसी तरह का है,
इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेट ऑफ फूड रिसोर्स सेम। बताओ क्या ये सेम है? जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है इस ग्राफ में, क्या उसी रेट से फूड रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से? यस यस सर। सर। यस। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑलरेडी फूड। नहीं, अपने से मत बताओ, ये इसको ग्राफ को देखकर बताओ। यस सर। नहीं, अभी मैंने यही तो समझाया। आप देखो कि ये टाइम के साथ बढ़ तो रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे फूड यहाँ था पहले, और मान लो कि यहाँ इस टाइम तक यहाँ पे बस गया, लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ये नीचे से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो इस यहाँ से स्टार्ट हुआ इसमें, लेकिन ये तो इसके भी नीचे से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये पॉपुलेशन ये वाला है ना, लेकिन टाइम जब तक यहाँ गया तब तक ये तो बहुत ही ऊपर चल गया, जबकि ये तो यहीं तक आ पाया था, ज़्यादा ऊपर नहीं आया, लेकिन ये तो यहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ पहुँच गया। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन के ग्रोथ से क्या मतलब है? ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाना। वो तो है, इस ग्राफ में क्या मतलब है? देखो पॉपुलेशन का, यहाँ पे देखो फूड रिसोर्स का ग्रोथ कितना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, ये लाइन यहाँ शुरू हो रही है, ठीक है, जब टाइम ज़ीरो था, टाइम यहाँ पे पहुँच गया मतलब टाइम ज़ीरो, ठीक है, फिर टाइम यहाँ पे बढ़ने लगा अपना, यहाँ से पॉपुलेशन ये फूड रिसोर्स बढ़ना चालू हुआ, फूड रिसोर्स यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, ठीक, बढ़ते 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 मान लो कि ये वाली लाइन जो है टाइम की सेकेंड लाइन, ठीक है, यहाँ तक कितना बढ़ पाया ये, यहाँ, तो फूड रिसोर्स इतना ही बढ़ा बस, ये जो इस लाइन में दिख रहा है इतना ही बढ़ा। ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और टाइम बढ़ता गया बढ़ता बढ़ गया, यहाँ तक टाइम जैसे पहुँचा तो ये सीधा यहाँ पहुँच गया, मतलब इतना बढ़ गया, तो पॉपुलेशन इतना बढ़ गया। फूड रिसोर्स कितना बढ़ा, अगर ये ग्राफ में ही देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक लगभग इस ग्राफ का 1 यूनिट है, ठीक है, ये एक बॉक्स के साइज़ के बराबर है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, और वहीं पे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट बढ़ गया और ये 1 यूनिट बस बढ़ा, मतलब ये पॉपुलेशन क्या हुआ, 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और टाइम बल्कि देखो 1 2 3 4 5 टाइम 5 यूनिट बढ़ा यहाँ पे तो केवल 4 ही यूनिट टाइम बढ़ा, मतलब कम टाइम पे 4 यूनिट टाइम पे ही ये 5 यूनिट बढ़ गया, और ये उससे ज़्यादा टाइम लगा, 5 यूनिट टाइम लगा, लेकिन ये 1 ही यूनिट बस बढ़ा। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो शब्द है ना यहाँ पे रेट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये जो शब्द है ना रेट का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ टाइम के साथ कितना बढ़ती है। जैसे कि रेट ऑफ पॉपुलेशन बोल रहा है, मतलब पॉपुलेशन कितना बढ़ा, तो पॉपुलेशन यहाँ पे जिसमें ग्राफ से बताया यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट, 5 डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन कितना बढ़ा, 5 यूनिट डिवाइड बाई जितना था टाइम, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन का रेट का ये मतलब होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे फूड रिसोर्स के रेट का मतलब क्या हुआ कि फूड रिसोर्स यहाँ से बढ़ के बस यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक गया लगभग 1 यूनिट डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ टाइम बढ़ा 5 यूनिट। समझ में आया? तुम लोग को समझ में आया आदिति, अंश? अंश, आदिति समझ में आया रेट का मतलब? एक बार और बता दी। रेट का मतलब स्पीड का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग? यस सर। हाँ, वो स्पीड के जैसा ही होता है रेट का फॉर्मूला। अब देखो मैं बताता हूँ इजी तरीके से। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, रेट मतलब क्या होता है, ये रेट वर्ड जो है ना तुम लोग साइंस में बहुत जगह जगह देखोगे, तो ये अगर रेट का मतलब पता होगा समझने में आसानी होगा। देखो रेट का मतलब समझो क्या होता है। ये जो है इस ग्राफ में अगर देखोगे तो वाई एक्सिस में क्या है, फूड। ठीक, इसमें वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में पॉपुलेशन, इसमें एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम, इसमें एक्स एक्सिस में है टाइम, दोनों टाइम। ठीक, तो रेट का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ कोई चीज़ कितना बढ़ता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं पर यूनिट टाइम कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है, पर यूनिट टाइम कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है कि सीधा सा जो भी चीज़ जितना भी बढ़ा हो वो डिवाइड बाय टाइम, उसने कितना टाइम लिया, वो मतलब होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे फूड है, इस ग्राफ के हिसाब से देखो
फूड मान लेते हैं कि यहाँ से बढ़ के इसको मैं टाइम यहाँ ही तक ले रहा हूँ, 5 यूनिट तक ले रहा हूँ, है ना, टाइम का 5 यूनिट है। तो टाइम का जब 5वां यूनिट था तो ये लगभग यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ से यहाँ तक में लगभग 1 यूनिट का ग्रोथ है। क्यों 1 यूनिट है? ये देखो 1 यूनिट ये है, ये यहाँ से यहाँ दूसरा हुआ, यहाँ से यहाँ तीसरा हुआ, तो ये इसके बीच में है और ये इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 1 यूनिट बढ़ा। तो लगभग जो फूड है उसमें 1 यूनिट का ग्रोथ है। और समय कितना लगा? 1, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, टाइम कितना लग गया? 5। तो 1/5 है इसका रेट, ठीक है, इसका रेट, ठीक, 1/5 है, ठीक है। लेकिन इसका रेट क्या है? अभी देखो टाइम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो 1, 2, 3, 4, टाइम बढ़ा 4 यूनिट, लेकिन पॉपुलेशन कितना बढ़ गया? यहाँ शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट बढ़ गया। तो इसका रेट क्या है? 5/4 और इसका रेट क्या है? 1/5। तो 5/4 और 1/5 में क्या ज़्यादा है? ज़्यादा बड़ा कौन है? ज़्यादा बड़ा देखने के लिए फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर को देखो। ये नीचे वाला नंबर जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो नंबर उतना छोटा होगा। इसमें नीचे 5 है तो ये छोटा होगा, इसमें नीचे 4 है तो ये बड़ा होगा। और दूसरी चीज़ ऊपर वाले के कंपैरिजन में भी देखना, ऊपर भी इससे छोटा नंबर है, हालांकि सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड करके देख लो। तो इसको तुम लोग डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा लगभग 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, 4 1 जा 4 और इधर बचेगा कितना? 1 बचेगा, है ना। तो फिर 1.2, ठीक है, 2 ऐसा कुछ आएगा, 1.22 कुछ आएगा। और इसको करोगे तो 0.2 आएगा। देखो कितना फ़र्क है, ऑलमोस्ट 1 का फ़र्क है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। आया समझ में रेट का मतलब? मतलब रेट का Yes, क्या sir. है? समय के साथ कौन कितना बढ़ रहा है। समय के साथ मतलब अपॉन में टाइम और ऊपर में वो चीज़ खुद, ठीक है। रेट ऑफ स्पीड भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट ऑफ स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसीलिए स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम को क्या एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, s2 - s1 अपॉन टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या है? जब स्पीड चेंज होगा तो एक स्पीड ही आएगा, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। रेट का मतलब ये होता है। तो ये ग्राफ को देखो और बताओ कि रेट ऑफ पॉपुलेशन और फूड सेम है क्या? अब बताओ। फूड, ये फूड का ग्राफ है आपका और ये पॉपुलेशन का ग्राफ है, तो दोनों का रेट सेम है क्या? नो सर, नहीं है। अब बताओ ज़्यादा रेट किसका है? ज़्यादा रेट इसमें फूड का है। नहीं, अच्छे से देख के बताओ। पॉपुलेशन, हाँ, क्यों है पॉपुलेशन? 1.4. पॉपुलेशन में सर उसका हम्म पॉपुलेशन में सर उसका ज़्यादा दिया हुआ है सर गुना पॉपुलेशन है क्योंकि पॉपुलेशन में हम लोग निकाले ना अभी, तो 5 नहीं, यूनिट, कितना आया? 5, 5/4 आया था, ये सर, और इसमें कितना आया था? 1/5 आया था। तो ऑब्वियसली 5/4 इज़ ग्रेटर देन 1/5। सबसे अच्छा तरीका कौन इसको वो करने के लिए, नीचे सेम बना दो। नीचे सेम बनाने के लिए क्या करोगे? ये 5/4 है तो नीचे इसके जो दूसरे वाले के नीचे इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 25/20, और इसके नीचे जो है उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4/20। तो अब बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, पहला वाला, तो ये वाला बड़ा हुआ, यानी कि ये इसका रेट ज़्यादा है, इसका रेट कम है, कम, ठीक है। ये सर। ओके, तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करोगे? ये जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डार्विन से एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, तो इसके पहले का जितना कुछ है इसको आप लोग एक बार अपने उसमें पढ़ के आइएगा, अपने वर्ड्स में, है ना, ठीक है। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास से रखेंगे।
कल हम लोग डार्विन्स के बारे में पढ़ेंगे कि डार्विन कौन थे, फिर ये इनका एक ऑब्जर्वेशन है, तो एक डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होता है, आगे दिया होगा कहीं पे। मतलब इवोल्यूशन जो मैंने समझाया तो उसमें डार्विन ने ये एक्सप्लेन किया है कि डार्विन मतलब इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग डार्विन के पहले तक का जो है वो पूरा पढ़ के आना। ठीक है अंश? यस ओके देन, गुड बाय। सर, गुड।